दिस इज सोनाली, योर फिजिक्स ट्यूटर। वेलकम बैक टू माय फिजिक्स क्लास एंड द यूट्यूब चैनल जिसका नाम है फिजिक्स फ्रिक्शन ऑफ माइंड्स। सो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट किया था जिसका नाम है एसी सर्किट। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवा दिए, आपका बेस बना दिया ये पर्टिकुलर चैप्टर के साथ डील करने के लिए। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने जो देखा उसका एक शॉर्ट रिव्यू लेते हैं और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर की ओर प्रोसीड करेंगे। ठीक है, सो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने एसी और डीसी करंट में का डिफरेंस देखा, दोनों के सिंबल्स देखे, एसी डीसी सोर्स को यूज मतलब रिप्रेजेंट करने के लिए। उसके बाद ये जो आपका अल्टरनेटिंग ईएमएफ या फिर करंट है ये कंटिन्यूसली वैरी हो रहा है, तो इसे रिप्रेजेंट करने वाली 3 वैल्यूज हमने देखी। पिक वैल्यू जो मैक्सिमम वैल्यू इंडिकेट करता है, एवरेज वैल्यू जो हाफ साइकिल के लिए हमने डिराइव की, उसके बाद रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो कि एक इफेक्टिव वैल्यू है। और आपको पता है कि हमारे हाउस होल्ड सर्किट में जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है वोल्टेज की वो कितनी है, 220 वोल्ट। और पिक वैल्यू भी मैंने आपको बताई थी, पिक वैल्यू थी 311 वोल्ट और आरएमएस वैल्यू थी 220 वोल्ट। ठीक है, सो ये सब कुछ हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया जो आपको पता होना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि फर्स्ट लेक्चर है, इंट्रोडक्टरी सेशन होगा, तो ये कुछ काम का नहीं है, ये सोच के उस चैप्टर को या फिर उस लेक्चर को स्किप कर देते हैं, चैप्टर को नहीं लेक्चर को स्किप कर देते हैं, राइट। बट आपका फर्स्ट लेक्चर ही बहुत इंपॉर्टेंट है, हर टॉपिक का, फिर फर्स्ट लेक्चर में सब कुछ बताया जाता है जो कि बहुत सारी चीज़ें टेक्स्ट बुक में भी आपको दी नहीं होती है। ठीक है, सो फर्स्ट लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू आर डायरेक्टली watching the second lecture, first go to the first lecture and then see this. Okay, so now let's start with the next point of AC circuit and that is phasors. अब ये तो टोटली न्यू वर्ड है हमारे लिए कि phasors मतलब एक्चुअली क्या, राइट। सो देखो बहुत सिंपल है, ये थोड़ा सा स्ट्रेंज नाम देख के कंफ्यूज नहीं होना, ये डरना नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत इंटरेस्टिंग है कि फेजर मतलब क्या होता है। ठीक है, तो आपको पता है कि ऑल टाइम एसी सर्किट में आप क्या कर रहे हो, अल्टरनेटिंग ईएमएफ या फिर अल्टरनेटिंग करंट के साथ डील कर रहे हो, राइट। सो ये जो अल्टरनेटिंग ईएमएफ है ये है आपका कॉज और ये जो अल्टरनेटिंग करंट फ्लो हो रहा है ये है आपका इफेक्ट, राइट। सो हमने अभी तक यही देखा कि जो हमारा अल्टरनेटिंग ईएमएफ है जिसे हमने एसी जनरेटर से इंड्यूस्ड किया था, राइट, और ये जो हमारा अल्टरनेटिंग करंट फ्लो हो रहा है ये अल्टरनेटिंग होने की वजह से ये हर वक्त अपना मैग्नीट्यूड और जो डायरेक्शन है वो चेंज कर रहा है। इन एवरी हाफ साइकिल it's changing its direction and in each half cycle it's also changing its magnitude, right. So and we have seen the expressions for it like E naught sin omega t, I is equals to I naught sin omega t. That means your this quantity हमने इसे instantaneous कहा था, right. Instantaneous EMF, instantaneous current, peak value of EMF, peak value of current, right. ई एवरेज अगर लिख रहे हैं तो यह है एवरेज वैल्यू, ई आरएमएस अगर लिख रहे हैं तो यह है आरएमएस वैल्यू, ई नॉट अगर लिख रहे हो तो यह है पिक वैल्यू। ठीक है, ये सब कुछ फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया है। ठीक है, सो कम बैक टू द पॉइंट, दिस इज योर कॉज, दिस इज योर इफेक्ट एंड दिस आर द मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस व्हिच आर आल्सो इंडिकेटिंग दैट your this parameter, your this quantity is varying sinusoidally with respect to time, right. And now if any physical quantity is varying sinusoidally with time, if you have such kind of sinusoidal signals, sinusoidal graph, then that physical quantity is always represented by the rotating vector and that rotating vector is nothing but called as a phasor. ठीक है, so it is a rotating vector which represents the क्वांटिटी। नोट दिस, आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ पे गलती से क्वालिटी ये वर्ड दिया है, ये प्रिंट मिस्टेक है। ठीक है, सो विच रिप्रेजेंट्स द क्वांटिटी विच वैरीज साइनोसॉइडली मीन्स लाइक दिस। ओके, मैंने पहले ही बताया आपको लास्ट लेक्चर में कि इस चैप्टर में हमें यही साइन कर्व स्टडी करना है, साइनोसॉइडल, विच वैरीज साइनोसॉइडली विथ time is called as phasor and corresponding diagram
उस फेजर को जिस डायग्राम से हम शो करेंगे, दैट डायग्राम इज कॉल्ड एज, corresponding diagram is called as phasor diagram. Okay, so this is a simple definition of phasor. ठीक है, अब और ये तो theoretical concept हो गया. अब कोई भी ये फेजर यूज कब होता है ये भी आप देखो, ये हम सिंगल सिग्नल की बात कर रहे थे, पर अगर आपके पास आई और ई का ग्राफ है, आई और ई की वैल्यूज है जो आपने सेम ग्राफ पे प्लॉट किया, ठीक है. अब सपोज ये दोनों साइनोसाइडल सिग्नल्स के आई और ई के ये कुछ इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, इस तरह से. तो सपोज ये जो है ये आपका करंट का ग्राफ है और ये जो है ऊपर वाला ये आपका ईएमएफ का ग्राफ है. सो इफ यू हैव टू साइनोसाइडल सिग्नल्स, इफ यू हैव टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ यू हैव टू साइनोसॉइडल सिग्नल्स जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, जिनकी फ्रीक्वेंसी कैसी है, सेम है. आप देख सकते हो करंट और ईएमएफ की जो साइकिल्स है सेम टाइम में कंप्लीट हो रही है. इफ दे आर कंप्लीटिंग सेम साइकिल इन 1 सेकेंड, दे हैविंग द सेम फ्रीक्वेंसी, बट उनका एम्पलीट्यूड एंड फेज अगर डिफरेंट हो तो आप देख सकते हो यहाँ पे करंट का एम्पलीट्यूड ये इतना है और ईएमएफ का एम्पलीट्यूड इतना है, राइट. फेज भी दो डायग्राम में सेम है, मतलब कोई किसी को लीड या लैग नहीं कर रहा है, ठीक है. सेम साइकिल सेम टाइम में कंप्लीट हो रही है, मतलब फेज भी सेम है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है. यहाँ पे वैरी क्या हो रहा है, एम्पलीट्यूड वैरी हो रहा है. करंट का एम्पलीट्यूड कम है, ईएमएफ का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है. सो इफ यू हैव टू और मोर देन टू साइनोसॉइडल सिग्नल्स हैविंग same frequency but different amplitude and phase, so in order to represent those both sinusoidal signal on the same graph, you represent the concept of phasor. You use this rotating vector that is called as phasor. Understood? So this is the purpose of using phasor. तो इस तरह से मैंने आपको phasor मतलब क्या, phasor diagram मतलब क्या, फेजर डायग्राम या फिर फेजर्स कहाँ पे यूज होता है कि जब आपके पास एक से ज़्यादा साइनोसॉइडल सिग्नल होते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है. जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है मतलब ये अगर 1 सेकेंड में इतनी साइकिल कंप्लीट कर रहा है तो दूसरा भी 1 सेकेंड में उतनी ही साइकिल कंप्लीट करेगा, ठीक है. तो इस तरह के सिग्नल्स को कहा जाता है सिग्नल, साइनोसॉइडल सिग्नल्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी, डिफरेंट एम्पलीट्यूड एंड डिफरेंट फेजेस, ठीक है. So, in order to represent those sinusoidal signals having same frequency, different amplitude and phase on the same graph, you use the concept of phasor, ठीक है. अब और इसमें आप ये आपने नोट कर लिया और क्लैरिफाई करने के लिए I'll tell you how to represent the phasor, ठीक है. तो इस तरह से ये आपकी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम x, y. So this phasor ये आपकी रेफरेंस एक्सिस है. This is your reference axis. Okay, this is origin. So this phasor is a rotating vectors which always rotate in anti-clockwise direction. Always remember this. This is very important. Anti-clockwise direction. Okay. So now you see. अब इस ये तो मैंने सब थ्योरी बताई आपको जो मे भी आपके सर के ऊपर से गई होंगी, बट मैं आपको भी सिंपल वे में बताऊंगी कि फेजर डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं इस सिग्नल्स के लिए. सपोज आपके पास ये ऐसा एक्सप्रेशन है कोई E इज इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा टी, ठीक है. ओमेगा टी मतलब थीटा एंगल होता है, ये आपको पता है. अब आपको ये फेजर डायग्राम में शो करना है, ठीक है. तो ये हो गई आपकी रेफरेंस एक्सिस, यहाँ से आप स्टार्ट करोगे. We'll start from this point. Okay. So E0 ये रहा आपका रोटेटिंग वेक्टर, ओके. और ये E0 दिस रोटेटिंग वेक्टर, द लेंथ ऑफ दिस वेक्टर, लेंथ ऑफ दिस वेक्टर रिप्रेजेंट्स पीक वैल्यू. हमेशा ध्यान में रखो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म बता रही हूँ, फिर मैं और आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी.
तो ये आपका रोटेटिंग वेक्टर जो ऐसे एंटी क्लॉकवाइजली रोटेट होगा, और ये इस वेक्टर की जो लेंथ है ये इस पिक वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। सो दिस इज ई नॉट, दिस इज योर एंगल थीटा, मतलब ये ओमेगा टी, ये आपके रेफरेंस एक्सिस। सो आपका वेक्टर इनिशियली यहाँ था, यहाँ से ओमेगा टी से रोटेट होके यहाँ पहुँचा। सो ये है आपका ओमेगा टी। सो दिस रोटेटिंग वेक्टर okay is called as a phasor, and this particular diagram to show this sinusoidal signal is called as phasor diagram. Okay, so always remember one thing, this angle, ये जो एंगल है ये आपका फेज है, दिस इज कॉल्ड फेज, और ये जो रोटेटिंग वेक्टर की लेंथ है जिसे आपने फेजर कहा, ये आपको क्या रिप्रेजेंट करता है, हमेशा पिक वैल्यू। ठीक है, अब और सिंप्लीफाइड वे में और एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे कि फेजर डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, सपोज आपके पास एक सिग्नल है I इक्वल्स टू 5 साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री। ठीक है, सो अब ये आपका फेज डिफरेंस है, तो देखो अभी ये इस तरह से, ये आपकी रेफरेंस एक्सिस, ये एक्सिस, ये ओरिजिन, and your phasor always rotates in anti-clockwise direction. Always remember this, your phasor is a rotating vector which always rotates in this direction. This is anti-clockwise direction, जिसे आप counter clockwise भी कहते हो। ठीक है, सो देखो अब मुझे इसके लिए फेजर डायग्राम ड्रॉ करनी है। नाउ दिस इज द एंगल इज 30, अब 30 कहाँ पे आएगा, कहीं यहाँ पे आएगा 30, so this is 30 degree. Okay, and the length of this vector represent this peak value जो कितनी है 5. Okay, now if on a same phasor diagram, if I want to show I equals to 10 sin omega t plus 80 degree, so how I show this, 80 डिग्री, दिस इज योर रेफरेंस एक्सिस, ये 90 है तो यहाँ पे 80 आएगा कहीं पे। ठीक है, इधर इस तरह से। ओके, सो ये रेफरेंस एक्सिस से ये एंगल बना, ये हो गया आपका फेज एंगल ऑफ 80 डिग्री, एंड द लेंथ ऑफ दिस फेजर, दिस वेक्टर रिप्रेजेंट्स दिस पिक वैल्यू 10. ओके, सो दिस वे, दिस इज द जस्ट अ सिंपल स्टेप ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ फेजर और दिस साइनसॉइडल सिग्नल बाय यूजिंग अ फेजर डायग्राम। समझ में आई बात? और एक और चीज आप ध्यान में रखो, दैट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑलवेज रिप्रेजेंट्स लीडिंग सिग्नल एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑलवेज रिप्रेजेंट्स लैगिंग सिग्नल। दिस ऑलवेज रिप्रेजेंट्स लीडिंग सिग्नल। ठीक है, अब आप देखो दोनों में फेज डिफरेंस कितने का है, ये है 80, ये है 30, सो 80 माइनस 30, सो देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ 50। अब मुझे बताओ, ये है, इसे हम I1 कहते हैं, इसे I2, सो दिस इज योर I1, दिस इज योर I2। अब कौन किसको लीड कर रहा होगा, दिस इज लीडिंग, I2 इज लीडिंग I1 बाय फेज डिफरेंस ऑफ हाउ मच, 50 डिग्री, राइट। सो सी द वेक्टर, सी द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, I2 लीड कर रहा है I1 को, तो देखो ये वेक्टर्स ऐसे रोटेट हुआ, सो ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, ये डायरेक्शन हो गई एंटी क्लॉकवाइज। सो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑलवेज रिप्रेजेंट्स लीडिंग वेक्टर, लीडिंग वेक्टर। ओके, अब मैं इसे ऐसे भी कह सकती हूँ दैट I2 इज लैगिंग I1 बाय फेज डिफरेंस ऑफ 50 डिग्री। सो ये I2, ये I1, ये वेक्टर ऐसे रोटेट हुआ, सो अब I1 लैग कर रहा है, सो ये कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज। सो क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ रोटेटिंग वेक्टर ऑलवेज रिप्रेजेंट्स लैगिंग सिग्नल, lagging quantity, lagging value, and clockwise direction always represents leading value. ठीक है, इसे और अच्छे से समझते हैं। देखो सपोज अभी आपके पास ऐसा है, I इज इक्वल्स टू 35 साइन ओमेगा टी माइनस सपोज 30 डिग्री, और दूसरा है I1 इक्वल्स टू 5 साइन या फिर 10 साइन ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री। अब बताओ इसे फेजर डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ये आपका ओरिजिन, ये आपकी रेफरेंस एक्सिस। ओके, सो नाउ दिस इज माइनस 30 डिग्री, मतलब ये नीचे जाएगा,
यहाँ से रेफरेंस एक्सिस से 30 कुछ यहाँ पे आएगा, सो दिस इज -30 डिग्री एंड लेंथ ऑफ दिस वेक्टर रिप्रेजेंट दिस पिक वैल्यू जो कि कितनी है 5। सो ये हो गया आपका I1। ठीक है, दूसरा है tan sin ओमेगा t -120 डिग्री। सो दिस इज -120 डिग्री। सो यहाँ से स्टार्ट किया, ये इतना 90 मतलब यहाँ पे आएगा 120 डिग्री। सो ये हो गया। सो भले ही वेक्टर इस क्वाड्रेंट में है बट स्टार्ट ये रेफरेंस एक्सिस से यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये इस तरह से। सो ये है आपका, ये पूरा है आपका -120 डिग्री एंड लेंथ ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंट दिस पिक वैल्यू दैट इज 10। सो ये है आपका I2, ये है आपका I1। ओके, सो दिस वे यू हैव टू रिमेंबर फेजर। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड रिमेंबर इज दैट कि इन जनरल सपोज हमारा यही है I = I0 sin ओमेगा t। ठीक है, तो ये लेंथ रिप्रेजेंट करते हैं पिक वैल्यू, ये है आपका फेज ओमेगा t। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से प्रोजेक्शन ड्रॉ करोगे एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे, तो अगर आपको साइन के फॉर्म में आई क्या है आपकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, इफ यू वांट द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट इन टर्म्स ऑफ साइन, तो हमेशा यहाँ से आपको वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है। और अगर आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऐसी चाहिए I = I0 cos ओमेगा t, अगर आपको कॉस के फॉर्म में चाहिए तो फिर आपको यहाँ से एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन ड्रॉ करना होगा। ये ध्यान में रखो, मतलब ये हो गया आपकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू I0 sin ओमेगा t, ये इतनी, यहाँ से इतनी ये, और ये हो गई आपकी ये वाली I0 cos ओमेगा t। ओके, सो रिमेंबर दिस इज important. What is that? If you want your instantaneous value in terms of or in form of sine, then draw projection on which axis? On y axis. And if you want your instantaneous value in terms of cos, so draw projection on which axis? On x axis. Okay, so this is all about phasor. So let's recall, what is that? A phasor is just the rotating vector which is used to represent the physical quantities which are varying sinusoidally with respect to time. Okay, and that particular diagram that represent those phasor is called as a phasor diagram. Next, if you have more than two sinusoidal signals having same frequency, different amplitude and a different phase, you can represent it on the same graph using this phasor diagram. Okay, next important thing that you have to remember is that in phasor diagram that rotating vector always rotates in anti-clockwise sense. So this anti-clockwise sense represents the leading vector, clockwise sense represents lagging vector. Next important thing, from phasor diagram, if you want the instantaneous value of current or EMF, okay, if you want it in terms of sine, then draw a projection on y-axis. If you want it in terms of cos, draw a projection on x-axis. Okay, again important thing, when you draw a phasor diagram, this is your reference axis, and the length of this vector represents peak values of your sinusoidal signals. Understood? So this is all about phasor, and you have to use this phasor in your next proceeding part of AC circuit. Okay, so बहुत सारी चीज़ें मैंने ऐसी भी बताई है जो कि आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दी है। ये लीडिंग लैगिंग डायरेक्शन जो है, रोटेशन की डायरेक्शन, ये प्रोजेक्शन वगैरह। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें, सारे की पॉइंट्स आप ध्यान में रखो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, डोंट फॉरगेट दिस फेजर डायग्राम इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट टू और मोर देन टू साइनोसॉइडल सिग्नल्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी, डिफरेंट फेज, डिफरेंट एम्पलीट्यूड। ये सारी चीज़ें, और नेक्स्ट जब हम एसी सर्किट्स सीखेंगे तब आपको और क्लियर होगी। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट फेजर। नाउ लेट्स सी द एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ रेजिस्टर। अब जो हमारा चैप्टर का नाम है एसी सर्किट, तो यहाँ से एसी सर्किट्स हमें पढ़ना है कि अगर हम रेजिस्टर ले और उसे एसी सोर्स के साथ कनेक्ट करें
तो फिर मतलब एक्चुअली इसका एम क्या है, देखो अगर हम कॉज एंड इफेक्ट की बात करें तो बताओ कॉज क्या है हमारा, कॉज है हमारा अल्टरनेटिंग वोल्टेज या फिर अल्टरनेटिंग ईएमएफ, और इसके वजह से क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, अल्टरनेटिंग करंट, राइट। सो दिस इज अ कॉज एंड इफेक्ट। सो कॉज हम प्रोवाइड करेंगे और अकॉर्डिंग द इफेक्ट हमें मिलेगा। सो कॉज प्रोवाइड करने के बाद इफेक्ट हमें मिलेगा, दोनों इक्वली वैरी हो गए, ये चीज़ हमें पता है। बट अगर हमने इनके बीच में एक मीडिएटर लाके रख दिया, सपोज रेजिस्टर रख दिया, ये इस तरह से ये एक सर्किट डिजाइन किया जिसमें हमने यहाँ पे रेजिस्टर को बैठा दिया ले जाके, ठीक है। तो अब एसी सोर्स के वजह से जो अल्टरनेटिंग ईएमएफ होगा मतलब, और उसके वजह से जो अल्टरनेटिंग करंट होगा, तो इस रेजिस्टर का इस करंट और इस ईएमएफ का जो रिलेशन है उस पर क्या इफेक्ट होगा, ये हमें स्टडी करना है। क्या ये इसे लैग करेगा, क्या ये इसे लीड करेगा, या फिर ये दोनों सेम फेज में रहेंगे, इनके बीच में फेज डिफरेंस रहेगा क्या, तो ये सब हमें स्टडी करना है थ्रू एसी सर्किट, डिफरेंट एसी सर्किट। सो पहला एसी सर्किट जो हम डिज़ाइन करेंगे बाय यूजिंग रेजिस्टर, फिर यूज़ करेंगे कैपेसिटर, फिर इंडक्टर और फिर तीनों साथ में, ठीक है। सो ऐसे 4 एसी सर्किट्स हमें स्टडी करना है। बट इनमें से हमारा मेन मोटिव क्या है, बाय यूजिंग दिस एसी सर्किट, by connecting resistor, capacitor, inductor in AC circuit, we have to draw the relation between alternating EMF and alternating current, कि ये दोनों इन फेज रहेंगे या आउट ऑफ फेज रहेंगे, क्या EMF करंट को लैग करेगा या लीड करेगा, क्या करंट EMF को लीड करेगा या लैग करेगा, ये डिपेंड करेगा कि आपके AC सर्किट में क्या लगा है, रेजिस्टर है, कैपेसिटर है, इंडक्टर है। तो ये सारी चीज़ें आपकी स्टेप वाइज क्लियर होगी। तो देखो अब this is your AC voltage applied to a resistor, which you can also call it as a AC circuit with resistor. So suppose this is your resistor, ये आपका एक रेजिस्टर है जिसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू है रेजिस्टेंस की R, और इसे लगा दिया आपने एक AC सोर्स से, ठीक है। और इसकी वैल्यू आपको पता है E इक्वल्स टू होती है E0 sin ओमेगा t. So we have designed one AC circuit in which we have used one resistor having fixed resistance R, which is connected to this AC source having alternating EMF E equals to E0 sin omega t, where E equals to क्या है आपकी, this is instantaneous EMF, और E0 क्या है आपका peak value, और R क्या है, it is resistance of resistor, okay. So we know that what we know that the instantaneous value of this alternating EMF is given by E equals to E0 sin omega t. Let this be equation number 1, okay. So because of this instantaneous EMF, what will happen, the instantaneous current will flow through this circuit. तो ये करंट ऐसे फ्लो होगा, सपोज दैट करंट बी डिनोटेड बाय I, ओके। सो जब ये करंट इस रेजिस्टर में से पास होगा, तो आपको पता है जब भी करंट रेजिस्टर के अक्रॉस पास होता है तो यहाँ पे कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होता है, अंडरस्टूड। सो व्हाट आई कैन राइट, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस, क्योंकि आपको पता है रेजिस्टर ये करंट का एनिमी है, जब भी करंट उसमें से जाएगा उसको कुछ तो भी पोटेंशियल ड्रॉप करना होगा। सो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर विल बी, अब ये पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल्स टू IR, बट हियर इंस्टेड ऑफ V वी हैव E, instead of I we have small I, and this is capital R, okay. So from this we can write I equals to E by R. Let this be equation number 2, okay. So I equals to E की वैल्यू आपके पास है इक्वेशन 1 पे से, what is that, this is E0 sin omega t upon this is R, okay. So I equals to, now this sin omega t I'll keep as it is, this sin omega t को as it is रख दिया। अब E0 क्या है, ये E0 यहाँ पे लिख के रखा है, पिक वैल्यू है।
अब एक पर्टिकुलर ऐसे सोर्स के लिए आपकी पिक वैल्यू फिक्स रहेगी, जैसे हमारे डोमेस्टिक अप्लायंसेस, मतलब डोमेस्टिक जो आता है ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज हमारे घर पे, उसकी पिक वैल्यू फिक्स्ड है 311 वोल्ट। सो दिस इज कांस्टेंट वैल्यू। आर इज रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर। एक रेजिस्टर अगर आपने सर्किट में लगा दिया तो उसका रेजिस्टेंस थोड़ी ना वैरी होगा, वो फिक्स रहेगा। मतलब ये ई नॉट और आर ये दोनों कांस्टेंट है। इन दोनों कांस्टेंट के जगह पे हम एक तीसरा कांस्टेंट रख देते हैं आई नॉट। ओके, सो यू गॉट दिस रिलेशन, लेट दिस बी इक्वेशन 3, बट यू हैव टू मेंशन देयर आई नॉट की वैल्यू कितनी है। आई नॉट की वैल्यू है ई नॉट बाय आर, A naught by R. Okay, so you got this expression. So equation 1 is representing the instantaneous value of alternating EMF, and equation 3 is representing this I equals to now what? Instantaneous current, alternating current flowing through this AC circuit. So now friends, you observe these two equations. This is E equals to E naught sin omega t. This is I equals to I naught sin omega t. ये था आपका cos, ये था आपका cos, और ये मिला आपको इफेक्ट कि आपने ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज या फिर ईएमएफ प्रोवाइड किया, सर्किट को ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो हुआ, और ये रहा वो ऑल्टरनेटिंग इंस्टेंटेनियस ऑल्टरनेटिंग करंट. सो दिस इज योर कॉज, दिस इज योर इफेक्ट. ओके, सो आफ्टर प्रोवाइडिंग अ कॉज सी द इफेक्ट. ये कॉज है, ये आपका इफेक्ट है. अब कॉज और इफेक्ट को आप स्टडी करो और उस पर से आप फेजर डायग्राम ड्रॉ करो. ठीक है. अब अगर ऐसी कोई चीज है कि ये कॉज सपोज आपने प्रोवाइड किया ई नॉट साइन ओमेगा टी, और उसके वजह से जो ये इफेक्ट मिला, सपोज ये ऐसा है साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा. तो ये अल्फा क्या रिप्रेजेंट करता है, प्लस अल्फा, कि जब आपने कॉस प्रोवाइड किया तो आपको ये जो इफेक्ट मिला वो इफेक्ट आपके कॉस को लीड कर रहा है बाय दिस फेज डिफरेंस. मतलब इस तरह से ये आपका कॉज है, तो आपका जो इफेक्ट है वो इस तरह से, ये इस तरह से ये आगे आगे बढ़ रहा है. ये आपका आई, ये आपका ई. मतलब आपका जो करंट है वो आपके ईएमएफ को, आपके कॉस को क्या कर रहा है, लीड कर रहा है बाय दिस फेज एंगल अल्फा, सॉरी, राइट. बट यहाँ पे भी ओमेगा टी है, यहाँ पे भी ओमेगा टी है. मतलब फेज डिफरेंस कितना है, 0. अगर फेज डिफरेंस 0 है मतलब आपका ईएमएफ और आपका करंट, मतलब आपका कॉज और आपका इफेक्ट क्या है, इन फेज है. सो अगर वो इन फेज है तो जब ईएमएफ 0 वैल्यू रीच करेगा तभी करंट 0 वैल्यू रीच करेगा. जब आपका ईएमएफ पिक वैल्यू रीच करेगा तभी करंट पिक वैल्यू रीच करेगा. क्यों? क्योंकि उनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो कितना है, 0 है. जब ये 0 होगा, ये 0 होगा. जब ये पॉजिटिव सेंस में पिक वैल्यू रीच करेगा, ये भी पॉजिटिव सेंस में पिक वैल्यू रीच करेगा. जब ये फिर से निगेटिव सेंस में पिक वैल्यू रीच करेगा, ये भी वही इंस्टेंट पे निगेटिव सेंस में पिक वैल्यू रीच करेगा. बिकॉज द फेज डिफरेंस बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट, फेज डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड करंट इज 0. सो आई कैन राइट from equations 1 and 3 as phase difference between E and I is 0. They are said to be in phase with each other. और अगर दोनों सेम फेज में है, दोनों एक साथ चल रहे हैं, कोई आगे नहीं है, कोई पीछे नहीं है, मतलब कोई लीड नहीं कर रहा है, कोई लैग नहीं कर रहा है. ओके, दोनों साथ में 0 हो रहे हैं, दोनों साथ में पिक वैल्यू रीच कर रहे हैं. ओके, सो द फेज डिफरेंस इज 0. दैट मीन्स no one is leading, no one, right? No one is lagging, no one. Understood? So now you have to show this using a phasor diagram. Okay, so I'll erase this. This is important conclusion of these two equations. So see, while drawing a phasor diagram, this is your reference axis. Okay, so पहले ये आपका cos और ये आपका effect. यहाँ लिख देते हैं हम E is equals to E naught sin omega t, I is equals to I naught sin omega t. Okay, दोनों का फेज डिफरेंस है 0. दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, दोनों का फेज भी सेम है, मतलब दोनों इन फेज है. ठीक है, तो देखो
अब यहाँ पे ये पहले आप साइनसॉइडल सिग्नल कैसे ड्रॉ करोगे इनका ये बताओ, फिर उस पर से हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। देखो ये इस तरह से, ये है आपका थीटा, ये है आपका आई और ई, आई ऑब्लिक ई दोनों एक ही इसमें दिखाएंगे हम, ठीक है। यहाँ पे सपोज 1 साइकिल कंप्लीट हो रही है 2 पाई में, हाफ साइकिल कंप्लीट होगी पाई रेडियन में, इस तरह से। ओके, सो सपोज ये है पिक वैल्यू, दिस इज पिक वैल्यू। तो सपोज ये जो साइकिल है ये करंट की है, सो ये हो गई पिक वैल्यू करंट की, ये हो गई पिक वैल्यू करंट की नेगेटिव सेंस में, ठीक है। सो आई हैव शोन दिस साइनसॉइडल सिग्नल ऑन दिस ग्राफ। नाउ what is the use of phasor diagram? If you have 2 or more than 2 sinusoidal signals, you can show it on the same diagram. Now see, E equals to E naught sin omega t। अब दोनों का फेज डिफरेंस 0 है, मतलब जब ये करंट पिक वैल्यू रीच कर रहा है, ईएमएफ भी तभी पिक वैल्यू रीच करेगा। जब करंट 0 हो रहा है तब ईएमएफ भी 0 होगा। जब करंट फिर से नेगेटिव सेंस में पिक वैल्यू रीच कर रहा है, ईएमएफ भी रीच करेगा। तो ये रही आपकी ईएमएफ का साइनसॉइडल कर्व, लाइक दिस इज लाइक दिस। ये ग्राफ सारी चीजें बताता है जो अभी तक हमने थ्योरेटिकली डिस्कस की। क्या बता रहा है देखो, ये आपकी वाई एक्सिस, यहाँ पे आपने प्लॉट किया है आई ऑब्लिक ई, ये पिक वैल्यू है, ये आपकी ईएमएफ की साइनसॉइडल सिग्नल है और ये आपकी करंट की साइनसॉइडल सिग्नल है, ठीक है। सो ये हो गई पिक वैल्यू ईएमएफ की ई नॉट, ये हो गई पिक वैल्यू ईएमएफ की नेगेटिव सेंस में, ठीक है। सो दिस इज माइनस ई नॉट, दिस इज योर ओरिजिन ओ। ओके, नाउ सी व्हाट आई सेड, बोथ conclusions, what important conclusions you will draw from this? Number 1, both E and I have same frequency। दोनों की जो फ्रीक्वेंसी है वो कैसी है, सेम। क्योंकि जब यहाँ पे जब करंट की एक साइकिल कंप्लीट हो रही है 2 पाई रेडियन पे, तभी ईएमएफ की भी एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी कैसी है, सेम। दूसरा कंक्लूजन क्या ड्रॉ करोगे, दोनों का जो फेज डिफरेंस है वो कितना है, इज 0। और फेज डिफरेंस 0 क्यों है, फेज डिफरेंस 0 इसके लिए है कि जब करंट 0 तभी आपका ईएमएफ भी 0, जब करंट पिक वैल्यू पे ईएमएफ भी पिक वैल्यू पे फिर से 0, दोनों 0। जब करंट पिक वैल्यू ये भी पिक वैल्यू फिर से 0, मतलब दोनों साथ साथ चल रहे हैं। और दोनों साथ अगर चल रहे हैं तो उनके बीच में कोई फेज नहीं है, कोई किसी को लीड नहीं कर रहा, कोई किसी को लैग नहीं कर रहा, मतलब फेज डिफरेंस 0 है, मतलब बोथ आर इन फेज। ओके, सो बट टॉकिंग अबाउट एम्पलीट्यूड, सी हियर एम्पलीट्यूड, करंट का एम्पलीट्यूड इतना है, ईएमएफ का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। सो आई कैन से हियर एम्पलीट्यूड इज डिफरेंट, या ये चीज़ आप नहीं भी लिखो तो भी चलेगा, बट दिस 2 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। वन रिप्रेजेंट फ्रिक्वेंसी एंड अदर रिप्रेजेंट फेज। ओके, और तीसरा पॉइंट एम्पलीट्यूड का, वो नहीं लिखा तो चलेगा, ठीक है। अब इसे शो करेंगे हम फेजर डायग्राम पे। तो देखो ये हो गया आपका, ये आपकी रेफरेंस एक्सिस है, आपका जो एंगल है वो है ओमेगा टी। सो ये हो गया आपका रेफरेंस एक्सिस से ओमेगा टी, समझ में आया। और वेक्टर की लेंथ क्या रिप्रेजेंट करती है, पिक वैल्यू। सो हम पहले करंट के लिए डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। सो आपकी पिक वैल्यू कितनी है, आई नॉट, सो दिस रिप्रेजेंट्स आई नॉट। ओके, अब ईएमएफ की फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सो कोई फेज डिफरेंस नहीं है, नहीं तो अगर फेज डिफरेंस होता तो एक वेक्टर एक दूसरे को लीड या लैग करता, मतलब सेम ही वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ईएमएफ, जिसका फेज एंगल सेम है, ये इतना ही है, दैट इज ओमेगा टी। और अब ये जो लेंथ है वेक्टर की, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ईएमएफ की ये पिक वैल्यू। ओके, और ईएमएफ का एम्पलीट्यूड हमने ज़्यादा बताया है करके, इस वेक्टर की लेंथ हमने ज़्यादा बताई, ईएमएफ के लिए करंट के लिए कम बताई। दोनों का फेज सेम है, दोनों इन फेज है करके, दोनों का फेज एंगल ये बताया ओमेगा टी।
ठीक है, दिस इज द फेजर डायग्राम। अब मैंने पहले ही बताया था कि अगर आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू साइन के फॉर्म में चाहिए तो आपको प्रोजेक्शन कहाँ ड्रॉ करना है, वाई एक्सिस पे। और अगर आपको साइनोसॉइडल सिग्नल्स की इंस्टेंटेनियस वैल्यू कॉस के फॉर्म में चाहिए तो आप प्रोजेक्शन कहाँ ड्रॉप करोगे, एक्स एक्सिस पे। यहाँ पे हमारे इक्वेशन साइन के फॉर्म में है, सो ये यहाँ से ये प्रोजेक्शन, ये करंट के लिए यहाँ से प्रोजेक्शन ड्रॉ किया। सो यहाँ पे ये जो वैल्यू मिली वाई एक्सिस पे, ये हो गई इंस्टेंटेनियस वैल्यू। व्हाट इज दैट, I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अंडरस्टूड। EMF की इंस्टेंटेनियस वैल्यू चाहिए E, तो क्या करना होगा, इस लेंथ से, इस वेक्टर से वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन ड्रॉप करो, इस तरह से, इस तरह से। सो दिस वैल्यू गिव्स यू the instantaneous value of EMF. What is that, E equals to E naught sin omega t. Okay, so this is your EMF and this is your current. Understood? So this way you have drawn a phasor diagram using the concept of phasor. Okay, so this length vectors represents the peak value of this current I naught. This length represents the peak value of this EMF E naught, and as both are in phase, तो दोनों का जो फेज है रेफरेंस एक्सिस से वो सेम है ओमेगा टी। ओके, यहाँ से प्रोजेक्शन ड्रॉप किया क्योंकि साइन के फॉर्म में इक्वेशन है, तो ये मिली इंस्टेंटेनियस वैल्यू आई नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ से प्रोजेक्शन ड्रॉप किया वाई एक्सिस पे, तो हमें मिली इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ EMF E इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, सो इस तरह से, और ये था आपका E नॉट। सो दिस इज सिंपल। अगर आपको कॉस के फॉर्म में अगर इक्वेशन होते तो आप क्या करते, ये यहाँ पे ऐसा प्रोजेक्शन ड्रॉप करते। सो ये मिलती है आपको करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू कॉस के फॉर्म में, यहाँ पे मिलती है आपको करंट EMF की इंस्टेंटेनियस वैल्यू कॉस के फॉर्म में, बट हमारे साइन के फॉर्म में है तो ये नहीं भी ड्रॉ किया तो चलेगा। दिस इज इम्पॉर्टेंट। ओके, सो जैसे कि मैंने स्टार्ट में कहा था कि AC सर्किट के थ्रू हमें ये डिसाइड करना है कि आपका कॉज एंड इफेक्ट कैसे वैरी हो रहा है बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ रेजिस्टर इन द AC सर्किट। सो व्हाट इज द कंक्लूजन, बाय यूजिंग अ रेजिस्टर इन द AC सर्किट देयर इज नो फेज डिफरेंस इन EMF एंड करंट, as phase difference is 0, both are having same frequency, their phase angle is 0, both are in phase. Okay, this is phasor diagram. So this is all about the AC circuit with resistor. In the next lecture, we'll see the AC circuit with inductor and then we'll see the AC circuit with capacitor. Okay, so till then, stay studious, stay curious. Thank you.